हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 168। इससे पहले इस कहानी के 167 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब तक आप सब ने पढ़ा था। अरमान बोलता है कि तुम प्रताप हाउस वापस जाना चाहते हैं तो चले जाओ, तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, वरना गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तुम्हें और फिर हम दोनों भाइयों के बीच में दरार आ जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसीलिए रोहान प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। ये सुनकर रोहान ने अरमान को पीछे से अपने गले लगा लिया और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहा कि बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना तू मुझसे, मुझे पता है। तो अरमान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और फिर रोहान ने फिर से कहा कि एक बार खुद को मेरे पापा की जगह पर रखकर तो देख, तुझे खुद ही पता चल जाएगा। तू स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वो शुरू से ही अच्छे से जानते थे कि मैं उनका बेटा हूँ, मगर फिर भी उन्होंने कभी भी अपना हक मुझ पर नहीं जताया। कभी भी ये किसी को नहीं बताया कि मैं उनका बेटा हूँ, बल्कि इंतज़ार किया है मेरा जबकि दादाजी बिल्कुल ठीक होंगे और फिर मैं कब घर वापस आऊँगा। आज उनका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और तू क्या चाहता है कि मैं वापस ना जाऊँ यहाँ से। तो अरमान ने भी गुस्से से पलटकर अपने भाई को देखा और फिर गुस्से में कहा कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ। इतना कहकर अरमान ने थोड़ा सा गुस्से में रोहान को हल्का सा धक्का दे दिया और फिर उस कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रोहान ने एक गहरी सांस ली और फिर मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार कुछ तो करना पड़ेगा इसका, वरना ये तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा सुनाएगा और फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। फिर वो कमरे में आता है और फिर उसने सोई हुई निशा की तरफ प्यार से देखा और फिर ये तो पहले से ही बहुत ज़्यादा रो रो कर पागल हो रही थी और अब तो वो बच्चों की तरह जिद भी करने लगी थी। मुझे अरमान की कम इस लड़की की ज़्यादा फिक्र है, क्या करूँ मैं इस लड़की का, क्योंकि ये तो एकदम से पागल है, मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह पाएगी। पता नहीं इन दोनों भाई बहनों को मैं कैसे संभालूंगा, कैसे संभाल पाऊंगा इन दोनों भाइयों बहनों को, क्योंकि ये दोनों तो अब मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। अगली सुबह प्रताप हाउस में इस वक्त रुद्र जो घर पर वापस आ गया था, उसके सिर पर हल्की सी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन किसी ने भी उसे रोहान का सच अभी तक नहीं बताया था, बल्कि सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। किसी ने नहीं बताया था कि रोहान आज परमानेंट रहने के लिए प्रताप हाउस में आ जाएगा और सबके साथ ही रहेगा। रुद्र सबकी मुस्कुराहट को बार बार नोटिस भी कर रहा था, लेकिन उसने किसी से भी कुछ नहीं पूछा था। तो रुद्र भी अपने कमरे में आ गया था और किट्टू जो रुद्र के लिए नाश्ता लेकर कमरे में आ गई थी। रुद्र ने नाश्ता किया और फिर किट्टू को देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि सब कुछ ठीक तो है ना, तुम सब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, कोई खुशी वाली बात है तो मुझे भी बताओ। तो किट्टू ने भी एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि क्योंकि आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, जिसे आप सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे देखकर, हम सब उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी रुद्र ने भी मुस्कुरा कर कहा कि आज ही तो हॉस्पिटल से आया हूँ मैं और फिर आज ही मेरे लिए सरप्राइज़ भी है, क्या बात है, तुम लोग तो सच में बहुत अच्छे हो। तो किट्टू बोलती है कि हाँ, क्योंकि सरप्राइज़ बहुत बड़ा है और हम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए आज ही प्लान कर दिया हमने इस सरप्राइज़ को। तो रुद्र ने भी किट्टू के गाल पर प्यार से अपना हाथ लगाकर कहा कि तुम जानती हो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ क्या होगा, जब मेरा बेटा घर वापस आ जाएगा, जब मेरा रोहान हम सब के साथ प्रताप हाउस में रहेगा। किट्टू अभी भी कुछ नहीं बोलती है और फिर रुद्र जो बेड से उतरने की कोशिश करने लगता है। किट्टू ने बहुत ही प्यार से कहा कि अब कहाँ जा रहे हो आप। तो रुद्र बोलता है कि दादी से मिलने, तुम सब ने हमारे एक्सीडेंट के बारे में दादा दादी को तो अभी तक बताया नहीं होगा, अब उन्हें पता चलेगा तो फिर वो बाद में मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, मैं उनसे मिलकर अभी आता हूँ। किट्टू भी अब बेड से उठकर बोलती है कि चलो फिर मैं भी अब मिलकर आती हूँ आपके साथ में ही। एक बात बताऊँ, दादा दादी भी प्लान में शामिल है, तो प्लीज़ आप उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा मत कहना जिससे वो थोड़ा सा गुस्सा करेंगे आप पर। तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर दोनों ही नीचे आ जाते हैं। रुद्र को अभी सरप्राइज को लेकर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि रोहान आज परमानेंट आ रहा है। वो सीधा किट्टू के साथ दादा दादी के कमरे में गया और फिर दादा दादी के चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। दादा दादी भी बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। दादी ने भी रुद्र की तरफ देखते हुए प्यार से कहा कि तुझे चोट कब लगी। तो रुद्र बोलता है
कि दादी कल रात छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस उसी में ही लग गई। दादी ने भी रुद्र के चेहरे पर प्यार से अपना हाथ लगाकर कहा कि तू हमेशा से बस अकेला ही दर्द सहता रहता है, हम सबको बताना जरूरी नहीं समझा है क्या? तुझे हम सब पर यकीन नहीं है क्या? तो रुद्र ने भी दादी को अपने गले लगाया और फिर बोलता है कि ऐसा नहीं है दादी, नील को तो बताता हूँ ना मैं सारी बातें, अब हर किसी को बताऊंगा तो फिर सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ना, इसीलिए नहीं बताता हूँ। तो दादी बोलती है कि अच्छा ठीक है ठीक है, कुछ देर मेरे और संजय के पिताजी के पास ही बैठ जाया कर, थोड़ा सा दिल हल्का हो जाएगा तेरा। तो रुद्र भी दादी के पास सोफे पर बैठता हुआ बोलता है कि हाँ दादी, सोच रहा हूँ कि बिजनेस से रिटायरमेंट लेना और फिर आपके और दादाजी के साथ में ही वक्त बिताऊं मैं। दिग्विजय सिंह जी ने भी रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि अरे इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लेगा तू? अरे मैंने तो तब तक काम किया था जब तक तेरी शादी नहीं हो गई थी, और फिर तू भी अब तब तक ही काम करना जब तक तू दादा नहीं बन जाता। अभी तुझे रिटायरमेंट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ गया ना, वरना हाथ पैर में जंग लग जाएगा तेरे। तो रुद्र और किट्टू अभी दादा दादी के पास बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे और फिर तभी बाहर से संकल्प ने भी चिल्लाते हुए कहा कि बड़े पापा देखो सामने नए पड़ोसी आए हैं रहने के लिए। तो संकल्प की आवाज़ सुनकर तो सब एकदम से बाहर आ गए थे क्योंकि संकल्प तेज तेज चिल्ला रहा था। रुद्र ने संकल्प की तरफ देखकर कहा कि मिस्टर पांचाल ने ये घर बेच दिया है क्या? तो संकल्प ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ बड़े पापा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, देखो ना मिस्टर पांचाल पूरी फैमिली के साथ कहीं और जा रहे हैं। इतना कहकर अब पूरी प्रताप फैमिली इस वक्त गार्डन में आ चुकी थी और फिर तभी नील ने भी सबको घूरते हुए देखा और कहा कि यार कैसे बच्चों की तरह गार्डन में आकर सबके सब खड़े हो गए हो, जैसे सबका सब कुछ लुट गया हो। ऐसा तो होता ही रहता है, सब अपना घर बार बेचकर दूसरी जगह सेटल हो ही जाती हैं, लेकिन देखो कैसे अब तुम लोग आकर शोक मना रहे हो जैसे यहाँ पर तमाशा हो रहा हो। तो अपनी ने भी नील के कंधे पर कंधा मारकर कहा कि सबसे पहले तो आप ही आए थे ना यहाँ पर, आप क्या देखने के लिए आए थे बताइए जरा? जो आप देखने के लिए यहाँ पर आए थे वही हम सब भी देखने के लिए आए हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी अच्छी थी मिसेस पांचाल और अब वो मोहल्ला छोड़कर यहाँ से जा रही है, सच में बहुत बुरा लग रहा है। तो निव्यांश ने कहा कि अरे माँ सुना है ये बंगला दोगुने रेट में बिका है, तभी मिस्टर पांचाल ने भी बेच दिया इसी रेट में। तो शुभ बोलता है कि हाँ तो अच्छी डील लगी होगी मिस्टर पांचाल को, तभी तो उन्होंने इस घर को बेच दिया होगा। खैर छोड़ो, अब तो वो सब जा ही रहे हैं और फिर नए पड़ोसी भी तो यहाँ पर आ रहे हैं, हमें तो खुश होना चाहिए। अब चलो सब लोग अंदर चलते हैं। सही तो कह रहे हैं नील भैया, हम सब यहाँ पर ऐसे खड़े हैं जैसे किसी की गुड़ चढ़ी हो रही हो और हम सब तमाशा देख रहे हो, हमें ना औरतों को घूंघट में डांस करते हुए देख रहे हो ऐसा लग रहा है। चलो अब सब के सब अंदर चलते हैं। तो शुभ के कहने पर सब अब अंदर की तरफ आने लगे थे, लेकिन तभी संकल्प ने चिल्लाते हुए कहा कि बड़े पापा बड़ी माँ जल्दी से देखो हमारे नए पड़ोसी कौन है। तो सब ने एक एक बार अभी फिर से पलटकर मिस्टर पांचाल के बंगले की तरफ देखा तो वहां पर कोई और नहीं, पूरी सचादेवा फैमिली खड़ी हुई थी। प्रताप फैमिली ने सचादेवा फैमिली को देखा तो उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, सबके दिल में एकदम से सुकून भर गया था, सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे सचादेवा फैमिली को वहां पर देखकर। तो रुद्र को तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर तभी रोहान ने भी शिखा से कहा कि माँ पापा से मिलकर आता हूँ मैं अभी। इतना कहकर वो भागता हुआ सीधा प्रताप हाउस की तरफ चला जाता है और फिर उसने प्रताप हाउस के बंगले का बड़ा सा लोहे का गेट खोला और फिर भागता हुआ जाकर सीधा रुद्र के गले लग जाता है। उसने रुद्र को टाइटली अपना गले लगा लिया था और फिर धीरे से बोलता है कि पापा मैं वापस आ गया हूँ हमेशा हमेशा के लिए आपके पास। तो रुद्र को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि रोहान क्या बोला है। उसने रोहान को खुद से थोड़ा सा दूर करके उसकी आंखों में सवाल भरी नजरों से देखा कि रोहान ने फिर से रुद्र को देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ पापा मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ आप सबके साथ रहने के लिए। वो देखो वो खड़ा है मेरा दूसरा परिवार, बिल्कुल इसी बंगले के सामने रहेगा वो क्या है ना, मैं तो आप दोनों परिवारों के बीच में पिस कर रह गया था, मेरा तो दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर गया था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इसीलिए मैंने दोनों ही परिवार को आमने सामने ले आकर खड़ा कर दिया है। अब बंदरों की टुकड़ी की तरह एक बार उछल कर वहाँ चला जाऊँगा और फिर एक बार उछल कर यहाँ आ जाऊँगा, मैं तो बुरी तरह से अब हमेशा हमेशा के लिए आप सबके साथ रहूँगा। ये सुनकर रुद्र की आंखों में हल्का सा पानी आ गया और फिर रुद्र जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था
रूहान ने रुद्र को गले लगाकर प्यार से कहा कि नहीं पापा, अब बिल्कुल भी नहीं, अब आपको और ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। अब हमेशा के लिए आपका बेटा आपके साथ रहेगा। मैं आ गया हूँ ना आपके पास हमेशा के लिए। तो रुद्र ने भी अब अपनी बाहें अपने बेटे पर कस दी थी और फिर अपने बेटे को गले लगाकर रुद्र अब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसके दिल में बहुत ज़्यादा सुकून भर गया था। उसकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। उसने रूहान के चेहरे को अपने हाथों में प्यार से भरा और फिर उसके माथे को चूम लिया था। तो रूहान बोलता है कि बड़े पापा तो कहते थे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, लेकिन आप तो सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए हो, बहुत ज़्यादा प्यारे भी हो आप। तो रुद्र ने गुस्से में नील की तरफ देखा तो नील बोलता है कि यार तू फिर से मुझे घूर कर देखने लगा। इतना तूने किट्टू को देखा होता तो शायद किट्टू से दूसरी बार भी प्यार हो जाता तुझे, लेकिन तेरी नज़रें तो बस मुझ पर ही आकर टिकी रहती हैं, बस मुझे ही घूरना रहता है तुझे। भाई ऐसा करता हूँ कि मैं बोलना ही छोड़ दूंगा, कोई मुझसे पूछेगा तो उसे नहीं बताऊंगा कि तू कैसा है, समझा तू। मैं तेरे बारे में अब किसी से भी कुछ नहीं बोलूंगा। रुद्र के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी रूहान के कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहा कि चलो अब सब बैठकर आराम से नाश्ता करते हैं। और फिर तभी किट्टू बोलती है कि लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपको सरप्राइज कैसा लगा। तो रुद्र ने भी अब किट्टू के गाल पर प्यार से हाथ रखकर धीरे से कहा कि बताऊं कैसा लगा मुझे सरप्राइज। तो लिटिल खरगोश, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, उस वक्त जो फीलिंग्स मुझे आई थी ना, बिल्कुल वही फीलिंग्स आज मुझे आ रही, जैसे मुझे सच में बहुत कुछ मिल गया हो। तो सब हैरानी से अब रुद्र को देखने लगे थे और फिर रुद्र की आंखों में तो हल्की हल्की सी शर्म भी आ गई थी। और फिर तभी रूहान ने भी रुद्र के कंधे पर हाथ मार कर कहा कि पापा बताइए ना कि कब मिले थे आप माँ से और कैसी फीलिंग्स आई थी आपको माँ को देखकर। तो नील बोलता है कि देखने गया था ना किट्टू को राठौड़ हाउस। तभी रुद्र ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, तब नहीं मिला था मैं किट्टू से, उससे पहले भी मिला था मैं। फिर उसने भी किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू भी अब सोचने लगी थी कि वो रुद्र से पहली बार कब मिली थी, क्योंकि किट्टू को तो याद ही नहीं था कि वो रुद्र से पहले भी मिल चुकी है शादी से। उसे याद नहीं था बिल्कुल भी, इतने साल भी बीत गए थे और फिर उसके दिमाग से एकदम से निकल गया था कि वो रुद्र से पहली बार कब मिली थी। किट्टू भी बोलती है कि हाँ हाँ रुद्र बताइए ना कब मिली थी मैं आपसे शादी के पहले। जहाँ तक मुझे याद है कि जब आप दादा दादी के साथ यहाँ पर आए थे मुझे देखने के लिए, तभी मैं मिली थी। तो रुद्र बोलता है कि मुझे उस रात मिली थी तुम, जब माई तुम्हें लेकर वहाँ से चली गई थी। तो किट्टू के चेहरे पर तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसे अब जाकर याद आया था कि एक बार वो माई के साथ बाहर आई थी और फिर उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, जब वो भागती भागती रुद्र की गाड़ी से आकर रुद्र से टकरा गई थी और फिर रुद्र ने उसे उस वक्त देखा था तो देखता ही रह गया था, वो उसकी आंखों में खो गया था। और किट्टू जो हैरानी से अभी रुद्र की तरफ देखते हुए बोलती है कि अच्छा मैं कुछ समझी नहीं रुद्र, उस वक्त आपको फीलिंग्स भी आई थी क्या? मुझे नहीं लगता कि उस वक्त आपको कोई फीलिंग्स आई होंगी। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, उसी वक्त मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तो नील ने रुद्र की बात को नकारते हुए कहा कि चल छोटा, अगर प्यार हो जाता तो तू इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं करता किट्टू को। इस बार तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अभी अपने बेटे के सामने बस नंबर बना रहे हैं मुझे इम्प्रेस करके। आपको तो पता है ना मैंने इनका कितना ज़्यादा गुस्सा झेला है, कितना ज़्यादा टॉर्चर झेला है। तो रुद्र ने भी किट्टू के चेहरे को एक हाथ में पकड़ा और फिर उसे हल्का सा हिलाकर प्यार से कहा कि मैंने तुम्हें जितना भी टॉर्चर किया है ना लिटिल खरगोश, लिमिट में ही किया है। तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ मैं, और अगर प्यार नहीं करता ना तो सच कहता हूँ जिंदा नहीं होती तुम आज। ये कहकर वो तो रूहान को लेकर वहाँ से चला गया था और फिर पूरी प्रताप फैमिली एक बार रुद्र को जाते हुए देखती और फिर एक बार किट्टू की तरफ देखती। तो किट्टू के चेहरे पर तो एकदम से शर्म के साथ साथ मुस्कुराहट भी आ गई थी। और फिर नील वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था और फिर उसने भी अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर कहा कि यार ये तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला, किसी को भी आज तक कुछ नहीं बताया। किट्टू भी हंसकर बोलती है कि सही कह रहे हो भैया, ये बात तो उन्होंने मुझे आज तक कभी भी नहीं बताई। रूहान के घर के अंदर आया तो फिर दादा दादी भी सोफे पर बैठे हुए थे। रुद्र ने भी दादा दादी को देखकर कहा कि दादी। तो दादी ने भी अपनी आंख उठाकर देखा तो उनकी आंखें एकदम से नम हो गई थी। दादा दादी को तो नील ने पहले ही ये सब कुछ बता दिया था। वो दोनों भी अब मिलकर रूहान का इंतजार कर रहे थे। रूहान जल्दी से आगे आता है और फिर उसने सबसे पहले दादा दादी के पैर छुए और फिर दादी को अपने गले लगा लिया। रूहान को भी आज प्रताप फैमिली से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और अपनापन भी लग रहा था। दादी ने भी रूहान को बहुत सारा प्यार किया और फिर ऐसे ही रूहान ने दादाजी को भी अपने गले लगाया। दादाजी ने भी रूहान के गाल पर अपना हाथ रखकर प्यार से कहा कि आंखें तरस गई हैं बेटा, तुम्हारा इंतजार
इंतज़ार करते करते बहुत इंतज़ार किया है हमने तुम्हारा, अब जाकर आए हो तुम। तो रूहान बोलता है कि अब आ गया हूँ ना दादाजी, अब यहीं रहूँगा आपके पास हमेशा हमेशा के लिए, कहीं भी नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर। थोड़ी देर में ही सब नाश्ता टेबल पर बैठे हुए थे, सब बैठकर खाना खा रहे थे और अंशिका भी अब बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन रूहान जो अंशिका को देखकर थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था, उसने खाना खाते हुए खुद से कहा कि ये बंदरों की टुकड़ी की सरदारनी मेरी भाई को परेशान करके खुद कितने मज़े से खाना खा रही है। मेरा भाई अरमान कितना ज़्यादा परेशान है इसके लिए, और इसे मेरे भाई पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। तो रूहान अभी अपने मन से ही बातें कर रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी ने भी दस्तक दी और फिर सबने मुड़कर देखा तो सचदेवा फैमिली वहाँ पर खड़ी हुई थी, जिनके पास कुछ बैग्स थे। और बैग देखकर रूहान को भी समझ में आ गया था कि वो उसी का सामान है जिन्हें वो वापस देने के लिए आए हैं। तभी रूहान भी खड़ा हुआ और फिर रुद्र ने भी खड़े होकर कहा कि आजा शोभित, नाश्ता कर ले हम सबके साथ, तू भी आ। तो शोभित बोलता है कि हाँ आज ही शिफ्ट किया है ना, तो फिर हमारी बीवी ने कुछ बनाया भी नहीं है, तो सोचा मैं यहीं पर आकर नाश्ता कर लेता हूँ और हम सब भी कर लेंगे। इतना कहकर वो निशी और शिखा को लेकर अंदर आ जाता है और उनके साथ अजीत सचदेवा भी थे और फिर उनके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। रुद्र अजीत जी के पास आता है और फिर पंजों के बल बैठता हुआ बोलता है कि जल्दी से ठीक हो जाइए अंकल, और फिर आप सबको बता दीजिए कि मेरे दुश्मन कौन है, किसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश करी थी, कौन था जो प्रताप फैमिली को बर्बाद करना चाहता था। मुझे मेरे पापा की कसम है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उस दुश्मन को, नामो निशान मिटा दूंगा उसका। नील भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उसने भी अपनी बाजू फोल्ड की और अजीत जी के पास आकर वो भी रुद्र की तरह ही अपने पंचों के बल बैठकर बोलता है कि हाँ अंकल जी आप ठीक हो जाइए और फिर जल्दी से हमें बताइए कि हमारा नया दुश्मन कौन है। उसे बीच चौराहे पर फांसी ना दे दी मैंने तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं, मेरा नाम भी नीलकंठ प्रताप सिंह नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तो शुभ जो कि अभी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ आराम से नाश्ता खा रहा था, उसने भी हल्का सा मजाक उड़ाते हुए कहा कि नील भैया ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा डायलॉग नहीं हो गया है आपका, थोड़ा सा छोटा डायलॉग बोलिए ना। तो नील ने भी घूम कर अब शुभ को घूर कर देखा तो शुभ बोलता है कि नहीं नहीं, मतलब बीच चौराहे पर फांसी देना ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो जाएगा, उसे थोड़ा अकेले में फांसी देना पड़ेगा। नील खड़ा होकर बोलता है कि छोटे शेर तू मुझे डायलॉग मत मारने दे, ठीक है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ क्या, मैं किसी को देख भी नहीं सकता हूँ, मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, और कहने के लिए मैं इस घर में सबसे बड़ा बेटा हूँ, सब मेरी बातें मानते हैं। हद हो गई है यार। तभी बंदरों की टुकड़ी को तो अब नील को देखकर जोर से हंसी आने लगी थी और फिर नील बोलता है कि छोटे शेर का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ तुम सबकी तो खाट खड़ी कर दूंगा, सबके सब अपनी बत्ती सी अंदर कर लो, समझे तुम, शर्म नहीं आती है तुम सबको बड़े पापा का मजाक बनाते हुए। ऐसे ही थोड़ी देर वहाँ पर हंसी मजाक चलता रहता है और फिर शिखा शोभित ने भी आज प्रताप फैमिली के साथ मिलकर नाश्ता कर लिया था। और तभी शिखा बोलती है कि किट्टू कल हल्दी है, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, वो कल सुबह 10 बजे ही यहाँ पर आ जाएंगे, तुम तैयारी कर लेना। तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए प्यार से कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, कल तो मेरा बेटा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, कल तो बहुत बड़ा खुशियों का दिन है। तभी रूहान बोलता है कि हाँ मेरी शादी के बाद अंशिका की शादी भी कर देंगे। तो अंशिका ने थोड़ा सा गुस्से में रूहान की तरफ देखा और फिर बोलती है कि आज ही आए हो ना भैया, तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, शुभ शुभ बोलो ना भैया प्लीज। तो रूहान बोलता है कि शुभ तो बोल रहा हूँ मैं, इसमें कौन सी गलत बात बोल रहा हूँ, मेरी शादी होने के बाद तेरी अरमान से शादी कर देंगे, तू भी तो खुश रहेगी ना उसके साथ। तो अंशिका भी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप से डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। तो शिखा ने भी रूहान की तरफ देखा तो रूहान बोलता है कि अब मेरी बहन है तो थोड़ी सी तो तीखी होगी ही ना, आप लोग परेशान मत होइए, मैं जाकर अभी मनाता हूँ उसे। इतना कहकर वो भी सीढ़ियों से होता हुआ सीधा अंशिका के कमरे की तरफ चला जाता है। अंशिका जो कि अभी बेड पर बैठी हुई अपनी फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी, उसकी शक्ल साफ ये बता रही थी कि इस वक्त वो कितने ज़्यादा गुस्से में है। इस वक्त अंशिका सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। रूहान जाकर अंशिका के पास उसके बेड पर बैठ गया और फिर उसने अंशिका से उसका फ़ोन लिया और फिर काउच पर फेंक दिया। तो अंशिका बोलती है कि भैया प्लीज़ मुझे बात नहीं करनी है, जाओ आप तो हमेशा उसकी साइड लेते हो, आप जाकर अरमान से ही बात करो। तो रूहान ने कहा कि क्यों बात नहीं करनी है तुझे मुझसे, क्या अरमान से शादी नहीं करोगी क्या तुम। तो अंशिका थोड़ी सी गुस्से में बोलती है कि नहीं नहीं भैया मैं नहीं करूँगी उससे शादी, सुन लिया ना आपने। तो रूहान बोलता है कि तो ठीक है किससे करोगी बताओ मुझे। तो रूहान अपनी जगह से थोड़ा सा खड़ा हुआ और फिर अंशिका के सामने जाकर पंजों के बल बैठ गया और फिर उसने अंशिका का हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत ही प्यार से कहा कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटी हो, तुम्हें इतनी समझ भी नहीं है, इसीलिए तुमने अरमान को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके
उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अंशिका हैरानी से अभी रोहान को देखकर बोलती है कि मैंने उसे हर्ट किया है भैया, बल्कि उसने मुझे हर्ट किया है। आपने देखा ना कैसे बात कर रहा था वो मुझसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो आपको अपने पास रखेगा। तो रोहान बोलता है कि अरे अंशिका, बचपन से ही वो मेरे साथ रहा है, उसे थोड़ी ना ये पता था कि मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ, मैं प्रताप फैमिली का बेटा हूँ। फिर भी उसने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है, अपने सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार दिया है उसने। आज के टाइम में भाई भाई का सगा कोई भी नहीं होता है, फिर भी अरमान मुझे भाई से भी बढ़कर प्यार करता है, आज भी सब कुछ मानता है वो अपना। अब जब उसे ये पता चलेगा कि उसका भाई उसे छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और जा रहा है तो फिर उसे अच्छा लगेगा क्या? तुम ही बताओ। वो सब कुछ छोड़ो, अब तो परमानेंट के लिए मैं यहाँ पर रहने के लिए आ गया हूँ ना। उसके बाद भी तुमने अरमान को एक मैसेज, एक कॉल, कुछ भी नहीं किया है, एक बार भी तुमने उसके बारे में नहीं सोचा। देखा ना तुमने नीचे मम्मी पापा निशी और दादू सब कोई आया है, लेकिन अरमान यहाँ पर नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? तुमने एक बार भी पता लगाने की कोशिश नहीं करी? तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अरमान यहाँ पर नहीं आया? तो एक बार पता करने की कोशिश करे। अंशिका रोहान को देख रही थी और फिर अब उसे भी थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि सच में उसने अरमान को कहीं ना कहीं हर्ट कर दिया है। तो रोहान बोलता है कि तुम जानती हो अरमान तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है तुमसे। तो अंशिका बोलती है कि हाँ हाँ भैया, जितना वो प्यार करता है ना उतना मैं भी उससे करती हूँ। तो रोहान ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, वो तुमसे भी ज़्यादा प्यार करता है अंशिका, ये बात तुम्हें अभी पता नहीं है। जानती भी हो कब से प्यार करता है वो तुमसे? जब तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब से, और फिर उसने कॉलेज पास आउट किया था तब से वो तुमसे प्यार करता है। यकीन नहीं आता है तो चलो तुम्हें मैं खुद ही दिखाता हूँ आज, तो अरमान तुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है, आज ही तुझे पता चल जाएगा। इतना कहकर उसने अंशिका की कलाई पकड़ी और फिर सीधा कमरे से बाहर लेकर आ गया। घर के कमरे से बाहर आते ही सबने रोहान और अंशिका को देखा तो रोहान ने भी किट्टू की ओर देखकर प्यार से कहा कि माँ, मैं और अंशिका अभी बाहर तक जा रहे हैं, बस थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, आप लोग प्लीज़ परेशान मत करना। अंशिका को थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाना है ना, इसीलिए मैं उसे अभी पिज़्ज़ा खिलाकर लाता हूँ, आप लोग अपना नाश्ता कर लीजिए। तभी संकल्प बोलता है कि भाई मैं भी चलूँगा आपके साथ, मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है। तभी रोहान बोलता है कि नहीं नहीं, अभी मुझे और अंशिका को कुछ स्पेशली बातें भी करनी है, उसके बाद हम सब करेंगे ना रात में पिज़्ज़ा पार्टी और अपना प्रोग्राम। इतना कहकर उसने संकल्प को आंख मार दी और फिर बंदरों की टुकड़ी भी एकदम से खुश तो हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अनजान बनते हुए इधर उधर देखने लगे थे जैसे उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं हो। तो रोहान भी अब अंशिका को लेकर सीधा प्रताप हाउस से बाहर चला गया था और फिर 1 घंटे के बाद रोहान ने भी गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर आकर रोक दी थी। रोहान गाड़ी से उतरा और फिर उसने अंशिका को भी गाड़ी से उतारा और फिर सीधा फार्म हाउस के अंदर लेकर आ जाता है। उस फार्म हाउस के अंदर एक बड़ा सा कमरा था और अंशिका और रोहान जो कि उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। अंशिका जैसे ही उस कमरे में आई तो उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। अंशिका ने उस कमरे को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उस कमरे की सारी दीवारों पर बस अंशिका की ही फोटो लगी हुई थी। वो सारी फोटो पिछले 4-5 सालों पहले की थी। जो फोटो अंशिका ने आज तक अपनी सोशल आईडीज पर डाली हुई थी वो सारी फोटो एक फ्रेम में लगी हुई थी जो हर दीवार पर टंगी हुई थी। और बिल्कुल सामने एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी जिसमें अंशिका ने साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें सच में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंशिका को तो याद भी नहीं था कि उसने ये साड़ी वाली फ़ोटो कब खिंचवाई थी और उसने ये साड़ी कब पहनी थी। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने ये फ़ोटोज़ कब और कहां पर खिंचवाई थी। वो सारी फ़ोटो देखकर अंशिका थोड़ा सा हैरानी से अब रोहान की तरफ देखने लगी थी। उसे तो जैसे एक शॉक्ड सा लग गया हो। तो रोहान बोलता है कि मैंने कहा था ना कि अरमान तुझसे भी ज़्यादा प्यार करता है, वो तुझसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तभी तो उसने गुस्से में भी तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करी थी, तुमसे शादी करने की ही बात करी थी। तुमने नादानी में आकर उसका दिल दुखा दिया है, उसे हर्ट कर दिया है। अंशिका सच कहता हूँ दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनका प्यार मिलता है, जो सच में इतना ज़्यादा प्यार करने वाले पार्टनर को पाते हैं। तुम्हें मिल रहा है तो अरमान को बचपन से जानता हूँ मैं, उससे ज़्यादा अच्छा लड़का तुम्हें शायद ही इस दुनिया में मिल सकता होगा और फिर तुम उसी का दिल दुखा देती हो, उसे ना जाने क्या क्या बोल देती हो। अब जाओ अरमान के पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा, उसे माफ़ी मांगो। तो अंशिका की आंखों में तो हल्का सा पानी आ गया था। उसे अब एक्चुअल में अपनी गलती नजर आ रही थी। उसे अब जाकर अरमान का प्यार समझ में आ रहा था। उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है रोहान का और अरमान का दिल दुखाकर। रोहान अंशिका को लेकर वापस आ गया और फिर दोनों ही प्रताप हाउस के बाहर आकर खड़े हो गए थे। रोहान बोलता है कि बताओ अंशिका, अरमान के पास जाओगी या फिर प्रताप हाउस में जाओगी? तो अंशिका ने एक बार सचादेवा हाउस की नेम प्लेट को देखा और
फिर एक बार अपने घर की नेम प्लेट को देखा। फिर वो भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है कि आप पापा को संभाल लोगे ना। तो रोहान के चेहरे पर तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। रोहान भी हल्का हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अंशिका की तरफ देखने लगता है। उसने अंशिका के सिर पर प्यार से हाथ रखकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा कि हाँ, तू जा, मैं संभाल लूँगा पापा को, तुम मेरे भाई को संभाल लो, मैं तुम्हारे पापा को संभाल लूँगा। तो अंशिका ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सीधा सचादेवा हाउस की तरफ दौड़ने लगी। अंशिका भागते हुए सचादेवा हाउस के अंदर आ जाती है और फिर उसने अरमान को आवाज़ लगाते हुए कहा कि अरमान, अरमान कहाँ हो तुम? अरमान जल्दी से आओ नीचे, देखो मैं आई हूँ, जल्दी से आओ, कहाँ हो तुम? अरमान जो कि अभी अपने कमरे की बालकनी में चुपचाप से खड़ा हुआ गार्डन को निहार रहा था, उसका दिल सच में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा उदास था। अंशिका की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से बाहर आया और फिर उसने अंशिका को देखा तो अंशिका जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके आंखों में पानी आ गया और वो अरमान को देखकर रोने लगती है। तो अंशिका की आंखों में पानी देखकर अरमान थोड़ा सा पैनिक हो गया था। उसे डर लगने लगा था कि अचानक से ये अंशिका को क्या हो गया। फिर वो भी जल्दी से भागता हुआ सीढ़ियों से आता है और अंशिका के पास आकर उसे देखने लगता है। अंशिका ने भी अरमान को देखते ही उसके अपने गले लगा लिया और फिर रोना शुरू कर दिया। अब तो अरमान के दिल की धड़कनें एकदम से रुक गई थी, उसके दिल की धड़कनें तेज तेज भागने लगी। अरमान के लाख पूछने पर भी अंशिका ने कुछ भी नहीं कहा था। जैसे जैसे अंशिका रो रही थी वैसे वैसे अरमान के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अंशिका ऐसे क्यों रो रही। आखिर में अब अरमान को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और फिर उसने अंशिका की बाजू पकड़कर खुद से थोड़ा सा दूर किया और हिलाते हुए कहा कि बोलो, बोलो ना कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? पापा ने तुमसे कुछ कहा है तो बताओ मुझे, क्यों रो रही हो तुम? माँ ने कुछ कहा है तो बताओ, बताओ ना क्या हुआ है अंशिका तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो? अगर किसी ने भी तुमसे कुछ कहा है ना तो अभी बता दो मुझे, एक एक को देख लूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर तो अंशिका को और भी ज़्यादा रोना आ गया था और फिर वो और भी तेज रोने लगी। उसने अरमान के गले लगकर ही रोना स्टार्ट कर दिया और थोड़ी देर के बाद वो सुबह सुबह कर बोलती है कि किसी ने कुछ भी नहीं कहा है मुझसे अरमान, तुम्हें सॉरी बोलने के लिए मैं आई थी, मुझे ना माफ़ कर दो प्लीज़, सॉरी अरमान। तो अरमान ने एक बार फिर से अंशिका को खुद से दूर किया और फिर उसका चेहरा देखकर बोलता है कि ऐसी कौन सी सॉरी हो, ऐसी कौन सी सॉरी होती है जो ऐसे बोलना पड़ता है, वो भी इतना रो रो कर बोलती हो तुम सॉरी, क्यों रो रही हो तुम? मुझे वजह बताओ, तुम क्यों रो रही थी तुम? तो अंशिका भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी और फिर अभी भी वो इस बात को एक्सेप्ट करने में ही लगी हुई थी कि अरमान उसे ना जाने कब से प्यार करता है और फिर एक बार फिर वो अरमान को गले लगकर रोने लगती है। इस वक्त अंशिका को अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था और उसे अपनी गलती के लिए गिल्ट भी फील हो रहा था। ये सिलसिला करीब 15 मिनट तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर 20 मिनट के बाद अरमान अंशिका को लेकर सोफे पर बैठ गया था। अंशिका थोड़ी देर तक तो अरमान के कंधे पर सिर रखकर ऐसे ही बैठी रहती है। उसे अभी बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था अरमान के कंधे पर अपना सिर रखकर, लेकिन फिर भी वो उठकर उसकी गोद में जाकर फिर से बैठ जाती है और फिर उसने अरमान को फिर से अपने गले लगा लिया था। अरमान ने अंशिका की कमर को हल्का सा रब करके कहा कि क्या हुआ है अंशिका, अब तो बता दो मुझे, तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो? तुम तो झांसी की रानी हो ना, तो फिर कोई कुछ कहता है तो तुम तो घुमा कर लात भी मार देती हो उसे, तुम पर तो रोना बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, ऐसे सुबह सुबह कर क्यों रो रही? और बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? अब अंशिका को खुद को फिर से संभाल चुकी थी और फिर उसने अरमान को देखकर कहा कि पहले तुम बताओ मुझे, तुम मुझे कब से प्यार करते हो, कब से मेरे लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं? अब तो अरमान एकदम से चुप हो गया था और फिर उसे समझने में देर नहीं लगी कि रोहान ने अपनी बहन को अच्छे से समझा दिया है और उसे कहीं ना कहीं सब कुछ बता भी दिया है। तो अरमान के चेहरे पर तो एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी अपनी पकड़ अंशिका पर कसते हुए रोमांटिक अंदाज में कहा कि तुम्हें रोहान ने सब कुछ बता दिया है ना? तो अंशिका ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कहा कि हाँ, रोहान भाई ने मुझे सब बता दिया है। तो अरमान बोलता है कि तो ये नहीं बताया कि मैं तुम्हें कब से प्यार करता हूँ? अंशिका बोलती है कि बताया है, लेकिन तुम्हारे मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ, कहाँ से आई तुम्हारे पास इतनी सारी फ़ोटोज़, क्यों इतना ज़्यादा प्यार करने लगे थे तुम मुझसे? तो अरमान बोलता है कि कुछ तो सोशल मीडिया से मैंने चुरा ली थी और कुछ मैंने चुपचाप से खींच ली थी। तो अंशिका तो हैरानी से भी अरमान को देखकर बोलती है कि लेकिन तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? तो अरमान बोलता है कि क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरे
मेरी ज़िंदगी में आओगी और मैंने कभी तुम्हें पाने की कोशिश ही नहीं करी थी। मुझे तो बस एक सपना लगता था, बस मैं तो तुम्हें ऐसे ही प्यार करना चाहता था। अंशिका अभी भी अरमान को ही देखे जा रही थी और फिर उसने भी अरमान के गर्दन में अपना चेहरा छुपाया और फिर धीरे से बोलती है कि शुरू से बताओ ना मुझे सारी बातें जाननी है। अरमान के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी अपनी पकड़ अंशिका पर कसी हुई थी और फिर उसके माथे को झुककर चूम लिया और फिर बोलता है कि जब मैं कॉलेज के आखिरी दिन में अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था ना, तब तुम आई थी अपने लवंडर भाइयों के साथ, शायद उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और ये सुनकर तो अंशिका ने अरमान को हल्के से गुस्से में देखा और फिर अरमान के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वंशिका ने अरमान के सीने पर मारकर कहा कि ठीक से बताओ मुझे, मेरे भाइयों को लफंडर मत कहो, समझे तुम, नहीं तो अभी तुम्हें बताती हूँ मैं। अरमान बोलता है कि अच्छा ठीक है बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड फ्लैशबैक अरमान और अंशिका की लव स्टोरी को। कब हुआ था और कैसे हुआ था अरमान को अंशिका से प्यार। अरमान ने बाइक कॉलेज के बाहर आकर रोकी, पीछे रोहान बैठा हुआ था। दोनों के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, दोनों ही एक हाई फाई लेवल के इंसान थे, लेकिन कॉलेज तो दोनों ही बाइक से आते जाते ही थे, वो भी एक ही बाइक से आते थे। दोनों बाइक से नीचे उतरे और फिर कॉलेज के अंदर जाने लगे। दोनों के अंदर ज़्यादा एटीट्यूड भी नहीं था और ना ही पैसों का कोई घमंड था। दोनों बस नॉर्मल इंसान की तरह ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा सिंपल रहते थे, सिंपल सी जीन्स और सिंपल सी शर्ट पहनकर मिडिल क्लास लड़के की तरह ही कॉलेज में घूमते रहते थे। कितने ही प्रोफेसर को तो ये भी नहीं पता था कि ये अजीत सचदेवा के पोते हैं, जो इस शहर का किसी जमाने में नंबर 1 का लॉयर रह चुका है। अरमान और रोहान ने कभी एक चीज़ का जिक्र कभी कॉलेज में किया ही नहीं था और फिर कितने ही प्रोफेसर उन्हें अच्छे से जानते भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाया था। अरमान और रोहान दोनों ही बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करते थे और दोनों ही भाई अपने आपस में ही खुश रहते थे। पढ़ने में दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे भी थे, अपने जूनियर्स की हेल्प भी कर दिया करते थे। अरमान और रोहान दोनों ही कॉरिडोर से होते हुए वहाँ से जा रहे थे और फिर सामने से अंशिका फ़ोन पर बात करते हुए आ रही थी। रोहान का ध्यान तो अपने फ़ोन पर था, जबकि अरमान का पूरा ध्यान अभी अंशिका पर ही टिका हुआ था। अरमान तो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके अंशिका को ही घूरे जा रहा था। वैसे तो अरमान ने एक से एक खूबसूरत लड़की पहले भी देखी थी और कई लड़कियों ने तो अरमान को प्रपोज भी किया था, लेकिन उसकी आंखें तो बस अंशिका पर ही टिक गई थी। अंशिका फ़ोन पर बातें करते हुए अरमान के सामने से गुजर गई थी और फिर अरमान जो आंखें गड़ाए बस अंशिका को ही देखता रहता है, जैसे उसकी ख्यालों में वो खो चुका हो। और फिर तभी रोहान ने भी उसके कमर पर एक कोहनी मारकर कहा कि ऐसे क्यों देख रहा है तू, अगर तुझे इतनी ही ज़्यादा लड़की अच्छी लग रही है तो फिर उसे गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता है, जाकर उसे अभी प्रपोज कर दे। तो अरमान ने भी रोहान को नामे गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं यार, वो तो बस ऐसे ही बस नज़र पड़ गई मुझे और उसे कोई लेना देना नहीं है, लगता है कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है इसने। तो रोहान बोलता है कि नया हो या फिर पुराना हो, इससे हमें क्या यार, हमें तो बस आज ही चले जाएंगे, हम लोग तो बस आज ही आखिरी दिन है यहाँ पर। इतना कहकर रोहान ने अरमान की बाजू को पकड़कर इसे दूसरी तरफ खींच लिया और फिर दोनों ही प्रिंसिपल के ऑफिस में चले गए थे। रोहान और अरमान दोनों का ही आज कॉलेज में लास्ट डे था। वो लोग अपने कॉलेज के लास्ट डे में अपने फ्रेंड और प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए थे। फ्लैशबैक इसी के साथ एंड होता है। तो अरमान बोलता है कि बस उसी दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, वो भी इतनी नज़दीक से, और मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुमने एक सिंपल सा कुर्ता और जीन्स पहनी हुआ था, साइड से बैग टांगा हुआ था और फिर तुम फ़ोन पर ऐसी बातें करने में लगी हुई थी जैसे अंबानी का सारा बिजनेस तो तुम ही संभालती हो। तुमने तो इधर उधर भी नजरें नहीं घुमाई थी, किससे के पास से गुजर गई ये भी नहीं पता होगा। अंशिका ने मुस्कुराकर अरमान की बाजू पर मारा और फिर उसके बटन से खेलते हुए कहा कि और फिर दोबारा कब देखा था तुमने, बताओ ना अरमान मुझे। तो अरमान बोलता है कि फिर बस कुछ दिनों के बाद तुम मुझे मॉल में मिल गई थी, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुमसे मेरी दोबारा भी मुलाकात होगी, मैंने तो बस उस दिन लास्ट ही समझ लिया था। और फिर तुम्हें पता है हमारी दूसरी मुलाकात में हमारे बीच में थोड़ी सी बातचीत भी हुई थी, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा लेकिन मुझे सब कुछ याद है, तुम्हारे कहे हुए हर एक शब्द मुझे अच्छे से पता है, एक एक शब्द याद है मुझे। तो अंशिका अरमान को देखकर बोलती है कि तो फिर बताओ ना कब हुई थी हमारी मुलाकात और क्या बात हुई थी हम दोनों के बीच में, क्या बोला था मैंने तुम्हें, बताओ ना अरमान, मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सुनने की। चलिए देखते हैं फ्लैशबैक दूसरी मुलाकात का अरमान और अंशिका का। अरमान अपने और रोहान के एक कॉमन फ्रेंड अबीर के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए गया था। उसके लिए खास कोई ड्रेस पसंद करने
करने के लिए। अरमान और रोहान तो पास हो गए थे, 1 साल हो गया था, लेकिन अबीर वो तो अभी एक क्लास फेल हो गया था, इसीलिए उसे तो अभी कॉलेज जाना पड़ता था क्योंकि उसका भी 1 साल रह गया था। अरमान और अबीर दोनों ही शॉपिंग कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और फिर अचानक से ही अरमान की नज़र एक काउंटर पर पड़ती है जहाँ पर अंशिका शॉपिंग कर रही थी। अंशिका उस वक्त अकेली ही खड़ी हुई थी और फिर वो शायद काउंटर पर खड़ी होकर सेल्स गर्ल का वेट कर रही थी। अरमान ने अमीर के कंधे पर हाथ मारकर कहा कि तू कर ले शॉपिंग, अपने लिए सेलेक्ट कर ले, मैं अभी आता हूँ, मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है। तो अबीर अभी कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अरमान वहाँ से हवा की तरह जा चुका था। अरमान उस काउंटर पर गया जहाँ पर अंशिका भी सेल्स गर्ल का वेट कर रही थी। अंशिका अभी भी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। अंशिका का ध्यान अभी सिर्फ अपनी बातों में ही लगा हुआ था, उसने इधर उधर देखा ही नहीं कि उसके अगल बगल कौन खड़ा है। और फिर उसने अरमान को अचानक से देखा और फिर अपना फ़ोन कट करके कहा कि मुझे एक पार्टी वेयर ड्रेस लेनी है, क्या तुम मुझे दे सकती हो? तो अरमान तो अभी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से अंशिका को देखने लगता है। अंशिका ने अभी अरमान की तरफ कोई भी रिएक्शन ना आता हुआ देखकर अपना हाथ हिलाकर बोलती है कि ओ हेलो, मैं तुमसे ही बातें कर रही हूँ, मुझे ना एक पार्टी वेयर ड्रेस लेनी है, प्लीज़ मुझे दिखा दो ना, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी से मुझे ड्रेस दिखा दो। तो अरमान ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि पास रखे हुए एक सेल्स बॉय की कैप पहन ली और फिर कहा कि जी मैम, अभी दिखाता हूँ आपको कैसी ड्रेस चाहिए। और फिर वो उस शॉप में रखी हुई ड्रेस को अंशिका को दिखाने लगता है। तो अंशिका लगभग हर ड्रेस को मुंह बना कर रिजेक्ट कर रही थी और फिर तभी अरमान वो तो बस अंशिका को आड़े टेढ़े मुंह देखकर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, उसे तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था अंशिका पर इस बार। और फिर आखिरकार अंशिका बोलती है कि मुझे इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई, मुझे ना ये ड्रेस नहीं चाहिए, थैंक यू, आपने मुझे इतनी सारी ड्रेसेस दिखाई। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी अरमान पीछे से बोलता है कि मैम आप एक आखिरी ड्रेस ट्राई कर लीजिए, वो आप पर सच में बहुत ज़्यादा सूट करेगी, मैं सच कहता हूँ वो आप पर बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगेगी और आपको पसंद भी आ जाएगी। तो अंशिका ने मुड़कर अभी अरमान की तरफ देखा तो अरमान के हाथ में एक रेड कलर का फ्रॉक सूट था जो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अंशिका को फ्रॉक सूट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद भी था, तो अंशिका को अब फ्रॉक सूट देखकर थोड़ी सी खुशी भी हो गई थी। उसने अरमान से वो सूट लेकर मिरर में लगाकर खुद के ऊपर देखा तो अरमान बोलता है कि मैम एक बार आप इसे ट्राई कर लीजिए, सच में आप इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, आप इसे मना नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये ड्रेस सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अंशिका को भी अब अरमान की ये बात सही लग रही थी, उसने सोचा कि शायद वो एक बार इसे ट्राई कर ले। फिर उसने भी अपना बैग वहाँ पर रखा और फिर सूट लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है और उसके जाते ही अरमान ने अंशिका का फ़ोन निकाला और फिर स्क्रीन को टच करा, लेकिन फ़ोन लॉक था और फिर अरमान ने फ़ोन चुपचाप से बैग में वापस रख दिया। अंशिका सूट को पहनकर बाहर आती है और फिर अरमान उसे तो देखता ही रह गया, उसकी आंखें तो जैसे खुली की खुली रह गई। अरमान अभी अंशिका को ही घूरे जा रहा था और अंशिका जो अभी मिरर में खुद को देख रही थी और फिर उसे वो सूट सच में बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। अंशिका को बोलती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, मुझ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो अरमान बोलता है कि जी मैम आप इसे रख लीजिए। तो अंशिका ने अपना बैग उठाया और फिर उसमें से मोबाइल निकाल कर बोलती है कि पेमेंट कैसी करनी है। तो अरमान बोलता है कि अरे मैम रहने दीजिए, एक्चुअली ये शॉप ना आज ही खुली है और फिर हमसे ये कहा गया है कि हम अपने फर्स्ट कस्टमर को फ्री में ही ड्रेस दे दें, हम उनसे कोई भी पैसा ना लें, तो इसीलिए आप हमारी फर्स्ट कस्टमर हैं, आप इसे ले लीजिए। ये सुनकर तो अंशिका ने हैरानी से अभी अरमान की तरफ देखा तो अरमान ने भी हल्की सी अपनी कैप ठीक कर ली और फिर अंशिका जो अभी अरमान की बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, उसे तो अरमान की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर वो बोलती है कि इतना बड़ा मॉल है, अगर हर किसी को ऐसे ही फ्री में ड्रेस दोगे तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा मालिक तुम्हें जॉब से निकाल देगा? तो शायद तुमने सुना नहीं होगा, तुम्हारे मालिक ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा होगा, पैसे रख लो। अरमान बोलता है कि मैम मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सच में आज फर्स्ट कस्टमर को फ्री में ही ड्रेस मिल रही है, आपको यकीन नहीं आता है तो आप जाकर उस लड़के से पूछ लीजिए। इतना कहकर उसने अबीर की तरफ इशारा किया और फिर अंशिका ने अबीर को वहाँ पर देखा और फिर वो खुद से बोलती है अरे ये तो वही है थर्ड क्लास बंदा जो फेल हो गया था, ये तो पक्का इसीलिए आया होगा क्योंकि आज फ्री में ड्रेस मिल रही है, इसीलिए शायद ये फ्री में ड्रेस लेने के लिए यहाँ पर आ गया है। चोर कहीं का, एक नंबर का चोर है, मेरे 1 लाख रुपए लेके देने का नाम ही नहीं ले रहा है, बस हमेशा रोता रहता है, जब भी इससे पैसे मांगो बस हमेशा रोएगा मेरे पास पैसे नहीं है। अंशिका ने फिर से अरमान की तरफ देखते हुए कहा कि ठीक है आप कहते हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी पेमेंट खुद आकर कर दूंगी। तो अरमान बोलता है कि मैम आप इसे रख लीजिए,
लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अंशिका ने भी एक मुस्कुराहट के साथ अरमान को देखा और फिर वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है। अरमान ने एक बार फिर से अपनी कैब ठीक करी और फिर अंशिका वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अरमान ने अपनी टोपी निकालकर साइड में रखी और फिर अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है कि यार ऐसे तो ये सीने से दिल लेकर ही निकल जाएगी, मुझे ना इसे देखकर ही बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, मेरे तो जैसे पसीने ही आने लगते हैं। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है आज इतनी ज़्यादा बातें करके, कितनी प्यारी बातें करती है और फिर कितनी तमीज़ से भी बातें करती है। कोई और होती तो शायद एटीट्यूड से बाहर नहीं आती, और लेकिन इसे देखो ना कितने नेचुरली तरीके से बात करती है, सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अब तो लगता है इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। अरमान के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट थी और अंशिका का चेहरा भी शर्म से लाल हो रहा था। अंशिका बोलती है कि तो फिर वो पहला गिफ्ट था तुम्हारा मेरे लिए जो तुमने मुझे दे दिया था। अरमान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अंशिका ने भी फिर से अरमान के सीने पर अपना सिर रख लिया और फिर अरमान ने एक बार फिर से अपनी पकड़ कस दी अंशिका के ऊपर। अंशिका धीरे से बोलती है कि अच्छा अरमान फिर क्या हुआ था, बताओ ना आगे क्या हुआ था, तुमने कभी मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करी, तुम चाहते तो उस दिन भी मेरा नंबर ले सकते थे, तुम्हें तो कोई भी लड़की रिजेक्ट नहीं कर पाती, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तो अरमान बोलता है कि यहाँ पर कोई किसी लड़की की बात नहीं थी बल्कि तुम्हारी बात हो रही है। अरमान अंशिका की तरफ देखकर बोलता है कि अगर मैं तुम्हें उस वक्त लव यू कहने जाता ना तो सच कहता हूँ तुम उसी वक्त रिजेक्ट कर देती मुझे। तो अंशिका बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देती। तो अरमान बोलता है कि मैंने देखा था अपनी आंखों के सामने जब तुमने उस लड़के को सबके सामने थप्पड़ मारा था, जब एक लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया था तब तुमने कैसे उसे मार मार कर बंदर बना दिया था। अंशिका बोलती है कि वो तो मैंने आबिर को थप्पड़ मारा था ना। तो अरमान ने कहा कि हाँ उसी दिन मैंने डिग्री लेने के लिए कॉलेज में आया था और फिर मैं कैंटीन में देख रहा था कि तुमने किसी को खींच कर एक थप्पड़ मारा है। बाद में मुझे ये पता चला कि वो कोई और नहीं आबिर था, आबिर जिसे तुमने थप्पड़ मारा था, वो भी सबके सामने। आबिर के मुंह से खून भी आ रहा था। और ये सुनकर तो अंशिका और अरमान दोनों को ही हंसी आने लगी थी। अंशिका बोलती है कि फिर क्या हुआ था, क्या तुम्हारा कभी मन नहीं हुआ कि तुम आकर मुझसे बात कर लेते, एक बार मुझसे पूछते तो सही, मुझे अपने साथ डेट पर लेकर जाने का तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं था क्या, मुझे किस करने का बिल्कुल मन नहीं था क्या। इतना कहकर अंशिका ने अरमान के सीने पर हल्की सी उंगली चलाई और फिर अरमान ने भी अंशिका की कलाई पकड़कर कहा कि ऐसा प्यार नहीं था मेरा प्यार हमेशा से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्योर था। मैं नहीं चाहता था कि मैं दुनिया भर की ऐसी नौटंकी करूं। मैं जानता हूं तुम नहीं मानोगी, पर हाँ फिर भी तुम्हारी सारी फ़ोटोज़ को मैंने फ्रेम में अच्छे से फार्म हाउस में लाकर कमरे में लगाना शुरू कर दिया था। उसी वक्त से रोहान को पता चल गया था कि मैंने उससे प्रॉमिस लिया था और फिर वो फ़ोटो की बात किसी को भी ना बताए, इसीलिए रोहान ने किसी को भी नहीं बताई। उसने भी मेरी फीलिंग्स की कदर की और फिर किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता था, जब भी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता था, तो मैं उस कमरे में बैठकर तुम्हारी फ़ोटो को देखता रहता था, मन ही मन तुमसे बातें करता रहता था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, मेरी सारी टेंशन खुद पे ही खुद दूर हो जाती थी। तब ये नहीं पता था कि तुम तो खुद एक चलती फिरती टेंशन हो मेरे लिए। तो अंशिका ने एक बार फिर से गुस्से में अरमान के सीने पर एक पंच जड़ दिया और फिर थोड़ा सा इतराते हुए बोलती है कि जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो अरमान ने भी हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ सच कह रहा हूँ मैं, जब उस दिन बंदरों की टुकड़ी और मेरे बॉडीगार्ड के बीच में लड़ाई हो रही थी ना, तुम तो मेरे सिर पर ऐसे चढ़ गई थी जैसे लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की टुकड़ी से भिड़ जाती है ना, उसी तरह से तुम मेरे सीने पर आकर चढ़ गई थी। तुम्हारे चाचू तुम्हें नहीं पकड़ते तो शायद तुम मेरा सिर ही फोड़ देती हो उस वक्त। तो अंशिका ने भी मुस्कुराकर अरमान की तरफ देखा और फिर अंशिका बोलती है कि सच बताओ ना, तुम्हारा मन नहीं हुआ था क्या कभी भी मुझसे बात करने का, मतलब इतने सालों तक तुम बस एक तरफा प्यार करते रहे मुझसे, एक बार आकर मुझसे बात करने की ज़रूरी भी नहीं समझा तुमने। तो अरमान ने अंशिका की तरफ देखते हुए कहा कि क्योंकि मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तो अंशिका भी अरमान की तरफ देखकर थोड़ा सा हैरानी से बोलती है कि कैसी गलतफहमी हो गई थी तुम्हें। तो अरमान बोलता है कि जब मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तो मैं एक मीटिंग के सिलसिले से एक 5 स्टार होटल में गया था और फिर मैं उस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, मीटिंग कर रहा था और फिर तुम जो बिल्कुल मेरे सामने कुछ लड़कों के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी, एक लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसे हाई फाई भी दे रही थी।
किसी के कंधे पर हाथ मार रही थी तो किसी के बालों को पकड़कर हिला रही थी। और फिर तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे उस वक्त सच में तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी। मेरी मुट्ठी गुस्से से कसती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद मैंने किसी गलत लड़की को पसंद कर लिया है। मैं शायद किसी गलत लड़की के साथ प्यार करने लगा हूँ। तुम्हें लड़कों के साथ ऐसा बिहेवियर देखकर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा जल रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मैं उस दिन बिना मीटिंग किए ही वहाँ से गुस्से से चला गया था। और फिर उस दिन के बाद मैंने कभी भी तुम्हें याद करने की कोशिश नहीं करी। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन फिर भी तुम मेरे जहन में हमेशा से घूमती रहती थी। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में हमेशा रहता था। अंशिका जो हैरानी से भी अरमान का चेहरा देख रही थी, उसे थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग रहा था। उसने कहा कि लेकिन अरमान, मैं तो किसी भी लड़के को नहीं जानती हूँ ना। मैं तो कभी भी किसी लड़के के साथ अकेले गई भी नहीं हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में अनजान लड़कों के साथ कभी गई भी हूँ। तो अंशिका ने तो अभी इतना ही कहा था। अरमान ने अंशिका के चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा कि अरे, वो लड़के कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बंदरों की टुकड़ी थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम जॉइंट फैमिली में रहती हो और फिर ये सब तुम्हारे कजन ब्रदर हैं, तुम्हारे खुद के सगे भाई हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम एक बिगड़ी हुई किस्म की लड़की हो जो लड़कों के साथ ऐसे ही लफंडरों की तरह घूमती हो। मैंने गलत लड़की को प्यार कर लिया। मेरे दिल में तो बस यही फीलिंग्स आ रही थी। लेकिन फिर जब तुम्हारे भाई मेरे बाउंसर्स से टकराए तब जाकर मुझे ये क्लियर हुआ कि मैं तो गलत था। मैंने सही लड़की से प्यार किया है। तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी गलत चीजें नहीं है। वो तो तुम्हारे भाई हैं। और फिर उसके बाद तो तुम अच्छे से जानती ही हो ना हमारी दूसरी मुलाकात कब हुई थी। अंशिका को याद करते हुए फिर बोलती है कि हाँ, जब वो लंबे चौड़े गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे तब ना। तो अरमान ने भी हंसकर कहा कि हाँ, उस दिन मैं फार्म हाउस जा रहा था तुम्हारे चेहरे के साथ वक्त बिताने के लिए। जो रात मैंने और तुमने जंगल में बिताई थी वो मेरी लाइफ की सबसे लकी रात थी। जिस दिन मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश था। मैं उस रात को नहीं भूल सकता हूँ अंशिका। कभी भी मैं उस रात को अपने दिल से नहीं निकाल सकता हूँ। इतना कहकर अरमान ने अंशिका को अपने गले लगा लिया। और फिर अंशिका को भी अब यकीन हो गया था कि अरमान उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसने सच में अरमान का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। उसे न जाने क्या क्या बोल दिया था। फिर उसने भी अपना सिर अरमान के सीने पर रख लिया प्यार से। अरमान ने भी अपनी पकड़ और भी ज़्यादा अंशिका पर कस दी और थोड़ी देर तक दोनों ही आपस में बैठकर ऐसे ही बैठे रहते हैं और बातें करने लगते हैं। और फिर अरमान ने अंशिका का चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और फिर अपने होंठ अंशिका के होंठों पर रख दिए। दोनों ही आंख बंद कर लेते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे को अपना प्यार एहसास करवा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की किस में डूब चुके थे। थोड़ी देर के बाद अरमान ने अपना माथा अंशिका के माथे से प्यार से लगाया और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अंशिका, आई रियली लव यू। मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अंशिका बोलती है कि हाँ, कभी नहीं जाऊंगी अरमान तुम्हें छोड़कर, कभी भी नहीं। बस अब जल्दी से बारात लेकर मेरे घर आ जाओ। मुझे हमेशा के लिए अपने पास बुला लो प्लीज़ अरमान। तो अरमान के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी अंशिका का सिर अपने सीने से लगा लिया था। थोड़ी देर तक दोनों ही ऐसे बैठे रहते हैं और फिर थोड़ी देर में अरमान ने महसूस किया कि अंशिका तो बैठे बैठे ही सो गई है उसकी बाहों में। अरमान के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर तभी उसकी नज़र गेट पर जाती है। उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। गेट पर रुद्र, रोहान और नील तीनों ही खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर अरमान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर पास रखी हुई एक मैगजीन को अपने चेहरे से ढक लिया था। नील ने जब अंशिका अरमान को ऐसे एक दूसरे के इतने करीब देखा, उसके तो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं रोहान, उसने तो अब दोनों की बलाइयाँ ले ली थी, लेकिन रुद्र, उसे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था अरमान को देखकर। फिर तभी तीनों ही अरमान के पास आ जाते हैं। अरमान ने तो वो मैगजीन अपने चेहरे से अभी भी नहीं हटाई थी। वो तो उस मैगजीन में ऐसे घुस रहा था जैसे अभी ही उस मैगजीन के अंदर घुस जाएगा। रोहान ने उसके चेहरे से मैगजीन हटाकर धीरे से कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है तुझे, मैंने सब सेट कर लिया है, कोई भी तुझे कुछ नहीं कहेगा। अब चुपचाप शांति से इस मैगजीन को हटा दे अपने चेहरे से। लेकिन फिर भी अरमान ने अपनी नजरें झुका कर रखी थी। वो नील और रुद्र को देखना नहीं चाहता था। तो नील अभी थोड़ा सा तेज आवाज में बोलता है कि दामाद जी, थोड़ा तो सब्र कर लो आप। और तभी अरमान ने अपने मुंह पर उंगली लगकर नील की तरफ चुप रहने का इशारा किया और फिर बहुत ही धीरे से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि अभी अभी सोई है, उठ जाएगी, प्लीज धीरे से बोलिए ना बड़े पापा। तो नील ने एक मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि क्या बात है, इतनी परवाह तो इसके बाप
को भी नहीं होगी इसकी जितनी कि तुम्हें अंशिका की हो रही है। इतना कहकर नील ने अभी रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, पर तभी उसकी नज़र अभी अरमान के होठों पर जाती है जहाँ पर हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई थी। अब तो रुद्र का मन ये कर रहा था कि वो अभी गुस्से में कुछ कर दे अरमान के साथ। फिर उसने नील को गुस्से में घूर कर देखा तो नील को तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया और फिर उसने नील को आंखों में इशारा किया और फिर नील ने भी अब अरमान के चेहरे पर लगी हुई लिपस्टिक को निशान देख लिया था और फिर नील रुद्र को वहां से खींचता हुआ बाहर की तरफ लेकर जाने लगा और फिर बिना पलटे ही बोलता है कि अरमान, जब अंशिका जाग जाएगी तो उसे घर छोड़ देना, हम दोनों घर जा रहे हैं। और फिर अरमान तो कुछ भी बोला नहीं था क्योंकि उसे तो अभी बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन रोहान ने कहा कि हाँ बड़े पापा, मैं लेकर आ जाऊँगा, आप ना बिल्कुल भी परेशान मत होना। तो अरमान तो अभी फिर से धीरे से रोहान की तरफ देखकर बोलता है कि तो इन्हें यहाँ पर लेकर क्यों आया यार, तुझे ना बिल्कुल शर्म नहीं आई क्या, थोड़ी तो शर्म कर लेते, देख तो अंशिका मेरे पास कैसी बैठी थी। तो रोहान बोलता है कि अरे भाई, मैं लेकर नहीं आया हूँ इन लोगों को, बल्कि जब मुझे पता चला कि बड़े पापा और पापा तुझे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर मैं खुद ही जल्दी से भागता हुआ उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर आ गए थे। मैं यहाँ पर उन्हें रोकना चाहता था लेकिन तब तक वो यहाँ पर आ चुके थे, फिर मैंने भी तुझे बचा लिया ना, फिक्र मत कर, बहुत ही जल्द मैं तेरी शादी अंशिका से ज़रूर करवा दूंगा। और रही बात पापा की, वो तो मने मनाए हैं, अब उनकी टेंशन लेने की तो तुझे जैसे ज़रूरत ही नहीं है। इतना कहकर रोहान ने अंशिका के सिर पर हाथ रखा और फिर हल्का सा फेर दिया। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड खत्म।